नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पिछले 3 दिनों से मुंबई में हूं और महाराष्ट्र की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर महाराष्ट्र को लेकर साहब इतने बेचैन क्यों थे और कौन सा ऑपरेशन इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है। हाँ, मेरे को पता चला कि एक बहुत बड़े नेता का इंडिया गठबंधन के नेताओं पर डोरे डाले जा रहे हैं और संभव है कि किसी ईडी, सीबीआई या डोरे डालने के चक्कर में वो पाला भी बदल लें। लेकिन साहब इतने परेशान, इतने बेचैन क्यों हैं? जब अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो आधी-आधी रात को मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग भी छोड़िए, फिर बाकी कौन-सी पार्टी के कौन से नेता को तोड़ लो, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, 15 दिन तक सीबीआई और ईडी तोते की तरह जो वो बोलेंगे वो करती जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? तो साहिब की ये बेचैनी क्यों है? कौन-सा डर है साहिब को, तो साहिब को लग रहा है कि अब की बार मामला पलट सकता है और पलटा तो फिर साहब का क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें देने वाला राज्य है। मैंने सोचा कि लोगों का जब जायका लेना होता है तो क्या होता है कि आप कहीं ऑटो पे बैठ के चले जाइए, किसी ठेले पे खड़े होकर चाय पीने लगिए और नरीमन पॉइंट पे रात के 2 बजे तक लोग बैठते हैं, घूमते हैं, समुद्र तट के किनारे बैठते हैं। तो मैंने लगातार 3 दिन तक ये प्रयोग कर रहा हूँ। रात को 1 बजे के आस-पास गया नरीमन पॉइंट पे, लोग बैठे हुए, उनसे हेलो-वेलो करी, फिर बातचीत करना शुरू कर दी। कोई मसाज वाला आता है, कोई चना बेचने वाला आता है। तो मैं जो लोगों का कॉमन एक जो बात निकल के आई वो ये है, लोग इस बात से दुखी हैं कि साहब हमने वोट एक पार्टी को, एक व्यक्ति को दिया, उसकी विचारधारा से दिया। तो अगर सत्ता में नहीं आ पाए हैं, तो ये 5 साल दूसरे को सरकार चला लेने दीजिए। उसके बाद फिर आपका काम अच्छा होगा, आपको वोट दे देंगे। ये पीड़ा मैं देख रहा हूँ देश के अलग-अलग कोनों में है। हिमाचल प्रदेश में जो नौटंकी हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बेचैनी है। अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल जी कहा करते थे कि ऐसी गंदी राजनीति को मैं चिमटे से भी छूना स्वीकार नहीं करूंगा। ये मोदी जी वाली भारतीय जनता पार्टी है जो सारे कांग्रेस के नेताओं को अपने यहाँ भर ले रही है। जिस कांग्रेस को वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करती थी, भाई हम पूरे देश से कांग्रेस को मुक्त बना देंगे, उसने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस युक्त बना दिया। मतलब कांग्रेस के जितने बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं के आप नाम गिनाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इधर से डालो और उधर से एकदम फेयर एंड लवली की तरह क्रीम लगा के साफ हो जाते हैं, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हों या फिर महाराष्ट्र के तमाम नेता। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर इसमें बेचैनी नहीं बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है? लोकतंत्र के फिर मायने क्या बचेंगे? आप अपनी ताकत के दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर एक चुनी हुई विधायकों के को तोड़ते हैं, चुनी हुई सरकार के विधायकों को तोड़ते हैं, धमकाते हैं और फिर पाले में ला के सरकार बना लेते हैं। और एक दो नहीं, ये कई राज्यों में। आप एक तरफ से लिस्ट उठा के देखेंगे और गोवा तक देखते चले जाएँगे तो ऐसी तमाम राज्यों की सरकारें हैं, जहाँ पे ये ऑपरेशन लोटस चलाया गया। लोकतंत्र का मतलब यही है। हिमाचल प्रदेश में जो आज स्पीकर ने कहा, उसने भारतीय जनता पार्टी की कपकपी चढ़ा दी है। 6 कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया। अब आप स्पीकर पे तो सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि जो महाराष्ट्र के स्पीकर ने एक फैसला दिया, एनसीपी को लेकर दिया, शिवसेना को लेकर दिया, वो आप कह उसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई स्पीकर का फैसला है, इसमें हम बोल नहीं सकते। तो वो हिमाचल का मामला है। बात राज्यसभा में वोट देने की नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ व्हिप लागू नहीं होता। लेकिन जब बजट सत्र चल रहा हो तब आप गैरहाज़िर हो जाएँ क्योंकि सरकार गिर जाए। इस फ़ॉर्मूले को देखते हुए कांग्रेस की अनुरोध पर उस स्पीकर ने इनको 6 को अयोग्य घोषित कर दिया। मतलब अब इन 6 विधायकों को की सीट पर दोबारा चुनाव होंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला अगर इतनी जल्दी दे देता, तो फिर बात दूसरी है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र के सारे फैसले आ नहीं पाए हैं। मतलब चुनाव के फैसले, विवादों के फैसले अगले चुनाव तक आ ही नहीं पाते हैं। एक सीट पे चुनाव हुआ और 5 साल तक वो फैसला अटका रहता है। लेकिन आप इलाके के लोगों की सोचिए। मान लीजिए मुंबई के इस इलाके के लोगों ने मुझे मेरी विचारधारा से प्रभावित होकर, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, तो मुझे वोट दिया कि भई मैं थोड़ी हिंदू-मुसलमान की राजनीति कर लेता हूँ, मैं तड़का लगा लेता हूँ, मैं भगवान राम के नाम को बेच लेता हूँ, तो फिर चलो इस आदमी को वोट दे दो। तो जो इस तरह की कट्टर मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने मुझे वोट दे दिया। अब कांग्रेस का एक नेता आया मेरे पास में कि भई ये 10 करोड़ रुपए पकड़ो
और इधर आ जाओ और मैं चला जाऊँ, 10 करोड़ रुपए लेके चला जाऊँ। तो जिन लोगों ने मुझे कट्टरता के नाम पर, भगवान राम के नाम को बेचने के नाम पर, हिंदू-मुसलमान के फ़साद कराने के नाम पर मुझे वोट दिया, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। ऐसी जो लोगों ने कांग्रेस को सेकुलर विचारधारा को माना है कि भाई ये पार्टी ऐसी है जो सब लोगों का विकास चाहती है, मतलब ये हिंदू मुसलमान का खेल गेम नहीं खेल सकती, वो सबको समभाव से दिखती है, अब हम इसको वोट दे देते हैं। अब कांग्रेस के जैसे वो हिमाचल वाले विधायक हो गए, जैसे महाराष्ट्र के विधायक हो गए, तमाम जगह हैं, अब वो साफ जाके अपनी सरकार को गिराने में लग जाते हैं। तो फिर आप सोचिए उस इलाके के जो लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा होता है। और क्या लोकतंत्र में ये धोखा होना चाहिए? आखिर फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? मेरा तो मानना ये है कि दल-बदल को खत्म कर देना चाहिए, ये तय कर देना चाहिए, आप जिस पार्टी से चुन के विधायक आए हैं, 5 साल तक आपको उसी पार्टी में रहना अनिवार्य है, क्योंकि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको उस विचारधारा के लिए, उस पार्टी के लिए वोट दिया है। आप पार्टी बदलना चाहते हैं, इस्तीफ़ा दीजिए, जिस पार्टी में जाना चाहते हैं, उससे चुनाव लड़िए और फिर जीत जाइए। और ये इस दौर में लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि साहब ने कसम खा ली है कि भारत में लोकतंत्र को खत्म करना है और सरकारी एजेंसियों से करना है। हमारा चुनाव आयोग इतना बढ़िया है, वो गांधी जी के 3 बंदरों को उसने बिल्कुल अपने जीवन में उतार लिया है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी चुनाव आयुक्त, उनको ना तो गांधी जी के बंदरों की तरह कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई पड़ता है और ना वो बोलते हैं। वो तभी बोलते हैं जब मामला विपक्ष का होता है, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। साहब कुछ करें। चुनाव के नियमों में सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, धर्म को लेके बात नहीं कर सकते। और जब देश का प्रधानमंत्री इसमें तुल जाए कि ऐसी-तैसी में हमारा जो मन में आएगा वो हम करेंगे। हम जाएँगे कर्नाटक में और कहेंगे गली-गली घूम के बजरंगबली के नाम पर वोट देना। जब वोट डालने जाओ तो बजरंगबली का नाम लेना। चुनाव आयोग के पास शिकायतें गईं, लेकिन चुनाव आयोग बोला कहाँ का है? जैसे पिक्चर आई थी ना एक, आपको याद होगा अजय देवगन की, इसमें वो कहता है डीजीपी कहाँ है? डीजीपी तो है ही नहीं, डीजीपी तो सो रहा है। ऐसी बात में चुनाव आयोग तो सो रहा है, चुनाव आयोग है कहाँ? अब लेकिन कर्नाटक के लोगों की भी बलिहारी है। उन्होंने बजरंगबली का नाम लिया, लेकिन वोट कांग्रेस को दे दिया। अब साहब की ये पीड़ा है। अब मैं कुछ दिन देख रहा था, 2-4 दिन पहले टीवी चैनल चला रहे थे। तमिलनाडु में मोदी जी कर सकते हैं बहुत बड़ा उलटफेर। तमिलनाडु का नया झटका। अन्नामलाई की इस नेता की पीठ पर उन्होंने हाथ मार दिया। उनके हाथ दबाने के संदेश हो गए, तमिलनाडु में क्रांति आ गई है। आप लिख के रख लीजिए मेरी बात, एक सीट नहीं आ रही है तमिलनाडु में, एक सीट नहीं आ रही। ये उस नेता की पीठ पे हाथ मारे, मुक्का मारे, लात मारे, लेकिन सीट नहीं आ रही है। लेकिन ये गोदी मीडिया के टीवी चैनल, ये इन बीजेपी से भी ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। ये ऐसी माहौल बना रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा यहाँ से पूरा होगा। पार्टी के अंदर के जो सर्वे आए हैं, वो बता रहे हैं कि 272 के लाले पड़े हुए हैं और वो टीवी चैनल कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा यहाँ से पूरा होगा। दरअसल इस देश में लड़ाई केवल एक विचारधारा की नहीं है, लड़ाई संसाधनों से भी है। विपक्ष को सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इनसे ही नहीं लड़ना पड़ रहा है, इस गोदी मीडिया से भी लड़ना पड़ रहा है। सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप जैसे, रूपका लियाकत जैसे तमाम लोगों को लड़ना पड़ रहा है और उद्योगपतियों जैसे मुकेश अंबानी का जो चैनल है, नेटवर्क 18, आप देखिए, दिन-रात वो हिंदू-मुसलमान की खबरें चलाएगा, क्योंकि साहेब की भक्ति में कसर ना हो जाए, इसलिए अंबानी के चैनल इस तरह की आग लगाएँगे। और जब अंबानी को खुद रहना होगा, तो वो दुबई में जाके हज़ारों करोड़ का बंगला खरीदेंगे, दुबई जो मुस्लिम बहुल इलाका है। यानी आप हिंदू-मुसलमान के बीच में नफ़रत करते रहिए और अंबानी वहाँ जाके अपना खेल करते रहेंगे। मैं मुंबई में था, तो मुझे कुछ लोगों ने कुछ कागज़ ला के दिए और एक नाटा साहब हैं, अंबानी की कंपनियों के बड़े माल कारोबार उनके बड़े गोलमाल टाइप के हैं। उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे 3,500 करोड़ की एक एंट्री के ज़रिए और अंबानी के करीबियों ने कितने बड़े-बड़े खेल किए। मैंने ट्वीट भी किया है, सारे पेपर हाथ में आ जाएँ फिर मैं शो भी करूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये गोदी मीडिया के चैनल पूरी नफ़रत फैला रहे हैं। साहिब के पक्ष में ऐसा माहौल तैयार कर दे रहे हैं जैसे साहब 400 पार वाक़ई ले आएँगे। हकीकत ये है, जो संघ ने सर्वे कराया, जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, वो ये बता रहा है कि 272 अगर आ जाए तो गंगा जी नहा लें। बिहार में नुकसान होना तय है। नीतीश का ग्राफ जितनी तेजी से नीचे आया है, नीतीश दोबारा पलटी मारने की योजना पर मन बना रहे हैं, ऐसा सब कह रहे हैं बिहार में। क्योंकि नीतीश को लग रहा है कि इस बार मामला ज़िंदगी में उल्टा पड़ गया। तो इंडिया गठबंधन की सीटें वहाँ बढ़ना तय है। महाराष्ट्र में मैं 3 दिन में जो रह के देख रहा हूँ,
अगर साहब को बड़ा कॉन्फिडेंस होता तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के नेताओं को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। महाराष्ट्र के लोगों के जनमानस में ये बात है कि यहाँ के उद्योग उठा के साहब ने गुजरात भेज दिए। पूरा देश गुजरात हो गया है। मतलब 2 गुजराती भाइयों ने पूरे देश में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में आजकल नारा लगने लगा है, माल कमाएगा गुजराती भाई, घंटा बजाएगा यूपी का भाई। तो यूपी के भाइयों के लिए है कि भई आप राम मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए, आप दिए जलाइए। माल कमाने का काम गुजराती भाइयों के है। यूपी में जितने बड़े-बड़े ठेके हैं 100, 200, 500 करोड़ के, आप देखिए गुजराती भाई कहीं न कहीं पीछे से उसमें नज़र आ जाते हैं। और ये सिर्फ़ उत्तर प्रदेश नहीं है, देश में आप जहाँ जाएँगे बड़े-बड़े ठेके होंगे, सैकड़ों, हज़ारों करोड़ के, गुजराती भाइयों का उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। एक्चुअली में पूरा देश वो गुजरात बनाना चाहते हैं। गुजरात हो सकता है अगर वो दोबारा जीतने की सपने तो देख रहे हैं, गलती से वो पूरे हो जाएँ तो हो सकता है कि देश की राजधानी वो दिल्ली से उठाकर गुजरात बना दें। क्योंकि साहब की कुछ तमन्ना रह गई है। साहब चाहते हैं कि मंदिरों में उनकी मूर्ति लगाई जाए और उसमें उनके नेता पीछे नहीं हैं। जेपी नड्डा साहब उनको देवताओं का देवता कह चुके हैं। तमाम भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। राम जन्मभूमि के सर्वे सर्वा चंपत राय, वो कहते हैं वो तो भगवान विष्णु का अवतार है। लेकिन मेरे एक मित्र ने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि साहब की राजनीति कितने दिन की है? 3 साल, 4 साल उम्र हो गई है उनकी, 5 साल। साहब तो निकल लेंगे फिर क्या होगा? उसने मुझे एक बड़े मज़ेदार किस्सा सुनाया। मैं आप लोगों का 2-3 मिनट टाइम और लूँगा, लेकिन वो किस्सा बड़ा मज़ेदार है। उसने वो सुनाया कि एक राजा था, उम्र काफ़ी हो गई थी, तो उसने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं सिंहासन किसी अच्छे आदमी को देना चाहता हूँ। तो ये तय किया गया कि भई जो बॉर्डर पे कल सीमा पर सबसे पहला आदमी हो रहा होगा, जो सीमा की तरफ आ रहा होगा, उसको मैं राजा बना दूँगा। अब वो सुबह-सुबह जब सीमा पे देखा तो एक साधु आ रहा था, वो घंटा बजाता हुआ। जय अलकनंदन, जय अलकनाथ, जय बाबा अलकनाथ। तो सिपाहियों ने कहा, महाराज जी ज़रा राजा जी के पास चले चलिए। चले गए राजा जी के पास। उन्होंने कहा, जय अलकनाथ, जय बाबा अलकनाथ। तो राजा जी ने कहा कि आप कल से इस देश के राजा, क्योंकि हमने तय किया था जो पहला व्यक्ति आएगा वो राजा को आपको भेजा गया है, आप राज करिए। बोले ठीक है। राजा जी बैठ गए, वजीर यानी ब्यूरोक्रेट शासन चलाने लगे और राजा जी, वो बाबा जी जो हैं ब्यूरोक्रेट पे आंखें बंद करके भरोसा करने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि अड़ोस पड़ोस के जब राज्यों ने देखा कि यार ये राजा तो कुछ करता धरता नहीं है, यहीं के नौकरशाही काम कर रहे हैं, वजीरी कर रहे हैं, तो इस पर चढ़ाई चल दी जाए। तो पड़ोस के राज्यों ने, सेना ने चढ़ाई करना शुरू कर दी। अब उसके जो दूत थे राजा के, उन्होंने आके कहा कि साहब पड़ोस वाली सेना के लोग आ रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारे चीन हमारे यहाँ इलाके में घुसा चला आ रहा है और हम कहते हैं कोई नहीं घुसा है, वो किलोमीटर तक अंदर आ गया है। तो राजा ने कहा चिंता की बात नहीं, आने दो, मेरे पास है, प्लानिंग है। अब उन्होंने कहा साहब इतना योग्य राजा है, जय बाबा लखनाथ करता रहता है, तो इससे प्लानिंग होगी कोई ना कोई। 2 दिन बाद उन लोगों ने कहा कि साहब वो तो दिल्ली में आप बैठे हैं, वो तो गाज़ियाबाद तक सेनाएँ आ गई हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, बहुत सॉलिड प्लानिंग है। और फिर वज़ीरों ने सोचा कि यार प्लानिंग तो होगी, जब सेना चारों तरफ से आ गई है और ये कह रहा है प्लानिंग है, तो इस राजा के पास प्लानिंग तो होगी। जब वो इंडिया गेट के आस-पास आ गई सेना और लगभग घर घेर लिया गया, अब सब दौड़े वज़ीर की साहब हज़ूर अब तो हमारे हाथ में भी नहीं है, प्लानिंग क्या है? बोला कि रुको। वो अंदर गया कमरे में, फिर से उसने गेरुए कपड़े पहने, चिमटा लिया, बोला जय बाबा लखनाथ, बाय-बाय, निकल लिया कि अब आपको जो करना हो करो, मैं तो निकल लिया। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप अपने मोदी जी को जोड़िए मत इस बात से, लेकिन सोचिए, जय बाबा अलखनाथ वाले स्टाइल में उन्होंने देश को पहुँचा दिया। 40 साल की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस देश में है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहे कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूँगा और फिर वो कह दे कि पकौड़े तलना भी एक रोज़गार होता है, पकौड़े तलो बेटा। मैं सोच नहीं सकता था कि इस देश के लाखों नौजवान जाड़ों में, गर्मियों में सुबह 3 बजे उठ के दौड़ लगाते थे। उन्हें सेना में जाना होता था, सपना था उनका सेना में जाने का, हज़ारों लाखों नौजवान। उनके लिए 4 साल की अग्निवीर आ गई। कोई पेंशन नहीं, मर गए तो कोई पैसा नहीं, 4 साल नौकरी करने आ जाइए, हथियार चलाने सीख आ जाइए और फिर घर पे आकर ठगुआ बैठ जाइए, कुछ काम-धाम मत करिए। कहा गया कि 22 तक हर एक के सर पर छत होगी, अपना मकान होगा। लोग यकीन कर बैठे हैं, लेकिन अब करोड़ों लोग अभी भी सड़क पे सो रहे हैं। अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि दुनिया हमारा लोहा मान रही है। अर्थव्यवस्था रसातल में पहुँच गई। हालत ये है कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, आप सब जानते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार हैं, बोले संजय जी आप एक चीज़ नहीं देखते,
आपको कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, कभी सरकार की तारीफ़ भी किया करिए। तो मैंने उनसे समझाया, मैं कहता है भाई सरकार आती ही तारीफ़ का काम करने के लिए है। सरकार अच्छा काम कर रही है, हम बैठ के चिल्लाएँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार को लोगों ने चुना ही अच्छा काम करने के लिए। सरकार क्या गलत कर रही है ये बताना पत्रकार का काम होता है। निंदक नीरे राखी आंगन कोटी छवाए। निंदक को पास रखना चाहिए। बहुत बढ़िया सत्कार के लिए दवा है, लेकिन यहाँ तो निंदा करने वालों के पीछे ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, ईडी लगा देते हैं साहेब। तो मैंने कहा कि भाई साहेब जो हैं, जो व्यवस्था उन्होंने कर दी देश की, उस पे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आखिर बोलना तो सभी को चाहिए ना, सभी को बोलना चाहिए कि देश को सुधारो, हाल क्या हो गया है। आप इस अर्थव्यवस्था को रसातल पर पहुँचा दिए हैं। देश में बेरोज़गारी की दर उफ़ान पे, ज्वालामुखी के विस्फोट पर है। उत्तर प्रदेश में 10,000 नौकरी निकलती हैं, 70-80 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। तो ये जो देश की हालत है, फिर उन पत्रकार महोदय ने कहा कि एक बात माननी पड़ेगी, देखो मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं। ये बात मैं आप लोगों से ध्यान से मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सुनें और जो लोग तर्क देते हैं उनको ये बात समझाएँ। तो मैंने कहा मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं ज़रा मुझे समझाइए। बोले मेहनत मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। मैं कहा यार इंसान है, भूत तो नहीं है ना? हर व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को 6-7 घंटे नींद आती है। अगर वो 6-7 घंटे नहीं सो रहा है, तो इसका मतलब वो मेंटल हो गया, पागल हो गया, रह ही नहीं सकता। तो 17 घंटे मान लो, अब बताओ? बोले नहीं, फिर आप ये मान के चलिए वो 16 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा किसने बताया? प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी दूत ने आके बाहर बताया होगा कि प्रधानमंत्री जी 16 घंटे काम करते हैं। अब मान लीजिए मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस कमरे में बैठ के वीडियो बोल रहा हूँ, ये मेरा घर है और मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो जब मैं बाहर जाके बताऊँगा कि भई मैं पूरी रात काम करता रहा, तो मेरा एक दूत गोदी मीडिया को बताएगा कि मैं पूरी रात काम करता रहा। भले ही मैं अभी सो जाऊँ और पूरा दिन सोता रहूँ, लेकिन आपको ये बताया जाएगा कि साहब बहुत काम करते हैं। फिर मैंने उनको गिनाया कि वो मोर का दाना खिलाना, वो भी काम होता है क्या? समुद्र तट पर यूँ बैठना, वो भी काम होता है। मतलब कैसे प्रधानमंत्री हैं, मतलब आप इस देश की क्या मज़ाक उड़ रही है कि वो 2 लोग पकड़े हुए हैं उनको और वो इस मोर पंख खड़ाते हुए समुद्र के अंदर जा रहे हैं भगवान जी को ढूँढने। राहुल गांधी ने समुद्र के अंदर छलांग क्या लगा दी, प्रधानमंत्री को इस उम्र में राहुल गांधी बनने का जोश आ गया। वो तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी की इतनी कॉपी कर नहीं सकते कि वो टी-शर्ट पहन के दिसंबर-जनवरी के महीने में इतना पैदल चल लें। वरना वो जानते हैं टी-शर्ट पहन के निकले और हाल क्या हो जाएगा, वरना वो ये भी करें। अब आप सोचिए प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री दिन में 10 बार, मैंने कहा एक बात बता, एक जो कपड़े पहनते हैं चूड़ीदार पजामा, उसको पजामे को पहनने में भी 4-5 मिनट लगते होंगे। आप लोग जो चूड़ीदार पजामा जिनका पहनते हैं, वो आप प्रयोग करके आप जानते होंगे, आप कल टाइम देख के पहनिएगा। भई आप खड़े होके पहन नहीं सकते, आप बैठेंगे, उसका नाड़ा बाँधेंगे, फिर उसकी वो जो सिलवटें आ जाती हैं उनको सेट करेंगे। 5 से 6 मिनट रहते हैं। और मुझे किसी ने ये बताया कि प्रधानमंत्री जी को सुबह सजाने-संवारने के लिए भी लोग आते हैं। जो चेहरा ग्लो करता रहे प्रधानमंत्री जी का, इसके भी लोग आते हैं। फिर ऐसी ड्रेस वो 5-6 बार बदलते हैं। दूसरा बात, प्रैक्टिकल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेहनत कैसे करते हैं? उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, प्रधानमंत्री जी सुबह 9 बजे असम निकल जाते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं राज्य का। असम में वो एक रैली करने निकल जाते हैं। 9 बजे रैली कर रहे हैं, 12 बजे देखिए वो गुजरात में रैली कर रहे हैं, 3 बजे वो देखिए यूपी में रैली कर रहे हैं और रात को दिल्ली में 8 बजे मीटिंग कर रहे हैं। अब आप लोग भी ये 4 बातें सुन के बड़े प्रभावित हो जाएँगे, भाई इतना काम करती हैं। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी सुबह उठते हैं, 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे। दुनिया में जिस तरह का वो नाश्ता चाहते हैं, वो जूस पीना चाहते हैं, वो फल पीना चाहते हैं, वो उनके लिए सजा रखा होता है, वो पी लेते हैं। बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी, जिसमें ब्रेक भी ना लगे, उससे वो हवाई जहाज पे पहुँच जाते हैं। अब उन्होंने अब साढ़े 8,000 करोड़ का लगभग का जहाज लिया अपने लिए। अब उस जहाज में पहुँच के बहुत आरामदायक सीट है। उस आरामदायक सीट पे बैठकर वो असम पहुँच गए। एक झटका भी नहीं लगेगा सीट पे, इतनी बढ़िया कंफर्टेबल सीट है। वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना है उसमें देख के बोलेंगे 90%। बस उनको एक्शन करना है, जब गुस्से में यूँ करना है, जब अच्छी सी बात है तो यूँ करना है। ये एक्टिंग करनी है और एक्टिंग करने में तो अपने प्रधानमंत्री जी का कोई सहारा ही नहीं है। अब उन्होंने एक्टिंग के 30-40 मिनट कर लिए, नारे भी लगवा दिए, भारत माता की, अब की बार, ये सब नाटक कर लिया उन्होंने। अब इस काम में उनको 45 मिनट लगे। प्रधानमंत्री जी को फ्रेश होना है तो 5 स्टार एक बाथरूम हमारे पास में बना हुआ है। कुछ और खाना-पीना है, जहाज में आए तो बढ़िया सा फिर फ्रेश जूस और चीज़ रखी हुई है। अब उनका जहाज उड़ा और 1 घंटे बाद वो गुजरात पहुँच गया। सेम फिर किया, गुजरात में उठी, गाड़ी में बैठे, मंच पर आए, 30-35-40 मिनट का भाषण दिया और फिर वो उत्तर प्रदेश में या 4 राज्यों में गए और फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आके फिर वो एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे,
अपनी पार्टी की मीटिंग में गए, जैसे अब आधी रात को घबरा के वो मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग में गए, 1 घंटा वही बोलेंगे, किसी और नेता की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाकी सब नेता उनकी चमचागिरी करने में लगे हैं, उनको देवताओं का देवता बनाने में लगे हैं, वहाँ उन्होंने आधे घंटे का ज्ञान दिया, वो घर पे आ गए। घर पे आके उन्होंने चाहे पिक्चर लगाई होगी किसी हीरो हीरोइन की, गाने सुने होंगे या फिर एक रिकॉर्डिंग करके उनकी आवाज़ बजती रहती होगी, मोदी, मोदी, वो सुनते रहते होंगे। अब इसमें मेहनत कहाँ से हो गई? उनसे 3 गुना मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। मैंने आज 25-30 लोगों से बात करी मुंबई में, पूछा उनसे, 3 दिन से कर रहा हूँ, रात के 2 बजे लोगों से पूछ रहा हूँ, भैया क्या चाहते हो? कैसा है? क्यों है? किस लिए है? यहाँ बैठ के शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं डिबेट करता हूँ, फिर मैं सारे मेरे 8-9 चैनल हैं, फिर मैं उनको देखता हूँ कहाँ क्या चीज़ आ रही है, कौन-सी खबर जा रही है, फिर मेरा अखबार है, उस अखबार की खबर मैं लिखता हूँ। तो उनसे 10 गुना मेहनत तो मैं कर रहा हूँ और उसमें मेरा कोई सेवक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है वो मेरे लिए 10 तरह के जूस रखे हों, उसमें से एक घूँट जूस पी लूँ कि काम आ गया। मेरे पास कोई 1.5-2 लाख रुपए किलो की कोई फल-वल ऐसा भी नहीं है जो मेरे लिए बाहर से मँगाया जाता हो। मेहनत किस बात की? आपको भ्रम करता है मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं, टीवी पे शो आते हैं। जब गोदी मीडिया के लोग चैनल पूछेंगे तो पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आप इतनी ऊर्जा लाते कहाँ से? अरे भैया दिन भर एयर कंडीशन में रहेंगे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काजू बादाम पिस्ता खाएँगे, कोई टेंशन नहीं होगी, दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया गाड़ी में चलेंगे, बढ़िया हवाई जहाज में चलेंगे, रोड शो किया तो हाथ ही हिलाना है। मेहनत इसमें कहाँ है? कौन-सी मेहनत है? सारे नेताओं को ढक्कन बना के रखेंगे, चाहे राजनाथ सिंह हो, वसुंधरा हो, शिवराज हो, इसमें कौन-सी मेहनत है? लेकिन शो चल रहे होंगे गोदी मीडिया के, अब तक का देश का सबसे मेहनती प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह से डेढ़ गुना ज़्यादा काम करते थे, सब ब्यूरोक्रेट बताते हैं। कभी आपने सुना मनमोहन सिंह का कहते हुए कि मैं इतना काम करता हूँ? सब लोग कहते थे एक प्रधानमंत्री मौन प्रधानमंत्री है, बोलता नहीं है। अब लोग कहते हैं एक ऐसा है जो चुप होता नहीं है। मन की बात जब उसको पता चला कि लोग मन की बात सुनते नहीं है, तो आदेश जारी कर दिया गया फ़ोटो भेजोगे, मन की बात सुनते हुए फ़ोटो लोड करोगे, पता चल जाए सुन रहे हो। अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी बोर हो गए हैं, वो लगाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, आवाज़ म्यूट कर देते हैं कि भैया वही रटा-रटाया भाषण कौन सुने। तो देश में हालात इतने आसान नहीं है, जितना गोदी मीडिया आपको बता रहा है, भरमा रहा है। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, देश के हालात को देखिएगा, जो योग्य व्यक्ति हो, उसका चयन कीजिएगा और ये तय कर लीजिएगा, इस देश में जो फसाद चाहता है, इस देश में जो धर्म के नाम पे आग लगाना चाहता है, इस देश में जो जाति के नाम पे आग लगाना चाहता है, वो देश का कभी भला कर नहीं सकता और जो नेता डर-डर के उधर जा रहे हैं, सत्ता के डर में, उनके लिए आखिर में एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आँधियों से इतने बदहवास हुए लोग, आँधियों से इतने बदहवास हुए लोग, जो तने खोखले थे, उनसे ही लिपट कर रह गए। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएँ ये बातचीत आपको कैसी लगी? चैनल को जॉइन करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।